मेंस के जीएस 3 पेपर में अगर आपको स्कोर करना है तो आप एग्रीकल्चर पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आते ही आते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आया हूँ जिससे आप एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाएंगे। मेंस मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। रिसेंटली दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट रीस्टार्ट हो गए हैं और फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एमएसपी को लीगलाइज कर दे। इसी वजह से आज का हमारा टॉपिक है, क्या एमएसपी को लीगलाइज कर देना चाहिए, इसका क्या नीड्स है, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करेगी गवर्नमेंट या फिर फार्मर्स, इसके क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क। आप इस फ्रेमवर्क को इनपुट आउटपुट अप्रोच भी बोल सकते हैं। इनपुट आउटपुट अप्रोच, हमने इस अप्रोच को मेनली 5 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। एमएसपी का अनाउंसमेंट जब होता है, प्रोडक्शन स्टेज हमारा, प्रोक्योरमेंट स्टेज, मार्केट स्टेज एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेज। अब पहले स्टेज को समझने का कोशिश करते हैं। इसमें मेनली आपको 4 या 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहले समझिए कि एमएसपी एक टाइप का पॉलिसी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है फार्मर का इनकम इंक्रीज करना। फिर एमएसपी एक टाइप का सब्सिडी है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनकम सपोर्ट के रूप में गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रहा है। मान लीजिए किसी क्रॉप का प्राइस मार्केट में 10 रुपये है, बट गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ करके 15 रुपये दे रहा है, तो एक टाइप का सब्सिडी है या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट है। फिर आपको ध्यान देखना है कि एमएसपी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप कवर हो रही हैं और कितने क्रॉप्स में, नंबर ऑफ क्रॉप में गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस कर रहा है। फिर उन क्रॉप्स का कितना प्राइस है, कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है एवरी ईयर, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर जब एमएसपी अनाउंस हो जाता है तो फार्मर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि उसको कौन सी क्रॉप ग्रो करना है, शो करना है, एमएसपी क्रॉप शो करना है या फिर नॉन एमएसपी क्रॉप ग्रो करना है। अब प्रोडक्शन स्टेज में आपको 3-4 पॉइंट मेनली याद रखना है: इनपुट, क्लाइमेट चेंज और मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इनपुट में आप देखेंगे क्या क्या इनपुट हमारे लगते हैं। सीड्स लग गया, क्रेडिट मतलब फंड। अब इस फंड का सोर्स क्या है, आपको सोर्स में ध्यान रखना है कि प्राइवेट सेक्टर से है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में साहूकार लोग हैं, ज़मींदार हैं, ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है फार्मिंग में। फिर आपको लेबर कंडीशन देखना है, कितना लेबर, उनका कितना वेज है। फिर लैंड साइज़ देखना है, छोटा लैंड साइज़ है, बड़ा लैंड साइज़ है, इससे आपका प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं। एमएसपी के बारे में देख ही लिया हमने। फिर पेस्टिसाइड आपको देखना है कि कितना पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, किस लोकेशन में आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। फिर इनके बाद आपको देखना है कि मैकेनाइजेशन का कितना यूज़ हो रहा है फार्मिंग में, कितना ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ कर पा रहे हैं फार्मर। जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं सिंपली एक पॉइंट से, कि सॉइल टेस्टिंग फार्मर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, जिससे उनको सॉइल न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से नॉलेज हो पाए। फिर आप इसी स्टेज पे आके देखेंगे क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं रेनफॉल पैटर्न बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। कहीं कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम है, तो फ्लड लाइक कंडीशन आ जाती हैं, ड्रॉट कंडीशन आ गई आपकी। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं, प्रोडक्टिव क्रॉप की रिड्यूस हो जाती है। फिर इन सब से रिलेटेड हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च चल रही है, एग्रीकल्चर रिसर्च चल रही है। मॉडर्न एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च कर रही है। क्या उसके बारे में हमारे फार्मर्स अवेयर हैं, क्या उन सारे प्रैक्टिस को फार्मर अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। फिर इन सब पॉइंट्स को आप जब कंसिडर कर लेते हैं तो उससे मिलकर हमारे प्रोडक्टिविटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है, इस पॉइंट को लेकर भी आपका सोचना है अच्छे से। फिर इसी स्टेज में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो कितना है हमारा और कौन कर रहा है, पब्लिक कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रोड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोल्ड स्टोरेज में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन अच्छे से पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, इरिगेशन किस टाइप का है, कनाल इरिगेशन है, ट्यूबवेल टाइप का है या फिर ग्राउंड वाटर है। तो इस बात पे भी ध्यान रखना है कि किस टाइप का इरिगेशन वहाँ पास अवेलेबल है और फार्मर किस टाइप का क्रॉप ग्रो कर रहा है वहाँ पास। और हमारा नेक्स्ट स्टेज है, जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो आप क्रॉप को सेल करने के लिए हम मंडी ले जाते हैं या फिर मार्केट ले जाते हैं। तो अब यहाँ पास मिडिल मैन काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश में 86% फार्मर स्मॉल हैं या फिर मार्जिनल हैं। तो उनके पास ट्रक्स, ट्रैक्टर नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो क्या करते हैं, और मंडीज़ हमारी काफ़ी दूर लोकेटेड होते हैं, 20 से 30 किलोमीटर दूर होती हैं। तो उनके पास ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट नहीं होता है, फिर खुद का उनके पास प्राइवेट व्हीकल्स नहीं होते हैं कि डायरेक्टली वो जाके मार्केट या फिर मंडी में सेल कर पाएँ। तो क्या करते हैं, मिडिल मैन को ही सेल कर देते हैं। तो मिडिल मैन एमएसपी से कम रेट में उनसे बाई करता है और हायर प्राइस में मार्केट में फिर मंडी में सेल कर देता है। तो मिडिल मैन इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनका इनकम कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है, बट फार्मर का इनकम इंक्रीज़ नहीं हो पाता, क्योंकि उनको लो प्राइस ही मिलता है। अब तो हम
प्रोक्योरमेंट स्टेज पे देखेंगे कि गवर्नमेंट मंडीज हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, फिर फार्मर हो गया, और यहाँ पास हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव होते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव्स है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, एफसीआई है, एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पास काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आपको प्रोक्योरमेंट स्टेज पे ये भी याद रखना है कि गवर्नमेंट किससे बाई कर रही है, कितना बाई कर रही है और कहाँ से बाई कर रही है, क्योंकि इसको हम समझेंगे अपने पॉइंट में कि गवर्नमेंट क्या है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट से ही ज़्यादा प्रोक्योर कर रही है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज है मार्केट इकोनॉमी या फिर मार्केट ऑफ इकोनॉमी। तो मार्केट स्टेज में हमारे तीन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, कंज्यूमर्स, ट्रेडर और गवर्नमेंट। कंज्यूमर क्योंकि डायरेक्ट मार्केट से खरीदते हैं, तो उनको फूड के प्राइस पे ध्यान रखना पड़ता है कि किस साल राइस का प्राइस कितना है, व्हीट का प्राइस कितना है। आप यहाँ पास इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि ओनियन का प्राइस किसी साल बहुत ज़्यादा हो जाता है और किसी साल बहुत कम हो जाता है। जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, उसको फूड इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता है और गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आप इसका प्राइस कंट्रोल करो। तो यहाँ पास गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल जाता है कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करे। गवर्नमेंट कैसे प्राइस कंट्रोल करेगा? सप्लाई और डिमांड में अपना कुछ ना कुछ पॉलिसी लाएगा वो। तो यहाँ पास गवर्नमेंट पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेक होल्डर है ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स मार्केट से कोई भी क्रॉप डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बाई और सेल करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेज है हमारा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से पहले हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स का प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे हमको अच्छा प्राइस मिल सके और हमारा कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट में बड़ा अच्छा रहे और इंक्रीज़ हो जाए। तो अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में देखें कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, प्राइस कितना है, ग्लोबल मार्केट में व्हीट राइस अभी जो हमारा फूड ग्रेन है उसका प्राइस कितना और हमारे देश में कितना प्राइस है, हमारा डब्ल्यूटीओ में क्या कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, क्योंकि अब हम ग्लोबल मार्केट में इंटर हो गए इस स्टेज पे। और ग्लोबल मार्केट में आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ एक्टिव हो जाता है और सारी कंट्रीज़ ध्यान रखती है कि किस कंट्रीज में कितना सब्सिडी दे रहा है, कोई कितना नहीं दे रहा है। ये सारी बातें आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाले स्टेज में ध्यान रखनी है। हमने अब सारा फ्रेमवर्क बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, हर स्टेज में कौन कौन से फैक्टर स्टेक होल्डर को ध्यान में रखना है, वो सारी बातें अब हमको क्लियर हो गई है। तो चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं कि एमएसपी को लीगलाइज करने की डिमांड क्यों उठ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सेफगार्ड करेगा प्राइस वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट। हमने मार्केट वाले स्टेज में समझा था ओनियन के एग्जांपल से कि किसी साल ओनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो कंज्यूमर्स गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आप इसके प्राइस को कंट्रोल करो, तो गवर्नमेंट उसको उसके सप्लाई और डिमांड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। तो जब एमएसपी लीगलाइज हो जाएगा तो इस चीज़ को गवर्नमेंट आसानी से कंट्रोल कर पाएगी कि किसी भी प्रोड्यूस या फूड ग्रेन का प्राइस बहुत ज़्यादा ही ना इंक्रीज़ हो जाए, ना बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जब एमएसपी लीगलाइज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक श्योरिटी ऑफ मिनिमम प्राइस प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, एक पर्टिकुलर प्राइस फार्मर को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? कभी कभी ये होता है कि प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे एफसीआई का कैपेसिटी बहुत कम होता है कि उतना सारा प्रोड्यूस एफसीआई खरीद ही नहीं पाती है। तो अब फार्मर क्या करते हैं, जाके मार्केट में सेल करेंगे या फिर मिडिल मैन को सेल करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको एमएसपी से कम प्राइस में सेल करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक स्टोर कर नहीं सकते हैं कहीं, क्योंकि क्रॉप क्रॉप कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी, क्योंकि ये सारा हमारा प्रोडक्ट पेरिसेबल क्रॉप्स होता है। तो वो डिस्ट्रेस सेल करते हैं, कम प्राइस में सेल करते हैं और एमएसपी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेल रिड्यूस हो जाएगा। अब तीसरा प्रॉफिट इसका ये है कि जो भी क्रॉप का सप्लाई शॉर्ट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाएगा। जब आप एक मिनिमम प्राइस ऑफर करोगे तो फार्मर टेम्प्ट होंगे कि दूसरे क्रॉप को भी वो ग्रो करे, जिससे उनका सप्लाई अच्छे से मैनेज रहे, उन पर इन्फ्लेशन ना इंक्रीज हो। चौथा इंपॉर्टेंस है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। हमने देखा है कि पहले पल्स और ऑयल सीड का एमएसपी काफ़ी लो था, जिसकी वजह से लोग पल्स और ऑयल सीड को ग्रो नहीं करते थे। ज़्यादातर लोग राइस, व्हीट या फिर शुगर केन पे ही फोकस करते थे और पल्स और ऑयल सीड को निगलेक्ट करते थे, जिसकी वजह से हमको पल्स और ऑयल सीड को इंपोर्ट करना पड़ता था, फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता था। तो अब क्या होगा कि जब गवर्नमेंट पल्स और ऑयल सीड पे भी अच्छा एमएसपी अनाउंस करेगी तो कहीं ना कहीं फार्मर भी पल्स और ऑयल सीड को भी ग्रो करेंगे, जिससे हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी इंक्रीज होगा। इसको आप समझ सकते हैं एमएसपी वाले पॉइंट पे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप और नंबर ऑफ क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मिटिगेशन। इसको हम समझेंगे क्लाइमेट चेंज वाले पॉइंट से कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम हीट इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं, फायर हो रहा है आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी फार्म का डिक्रीज़ हो जाता है और फार्मर का इनकम कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। तो जब एमएसपी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि फार्मर को अच्छा प्राइस मिलेगा, मगर वो कम क्वांटिटी भी बेचते हैं बट उनको एश्योर्ड टाइप का इनकम मिल जाएगा। फिर हमारा है कि अब इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रमोट होगा। क्यों?
क्योंकि अब जब फार्मर के पास पैसा आ जाएगा, इनकम आ जाएगी, तो उनके पास एक लेवल ऑफ इनकम होगी, तो कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। इसको आप कहाँ से समझ सकते हैं? इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट से आप, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज़ होगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या एडवांटेज? एड्रेसिंग डिस्पैरिटी। शांता कुमार कमेटी के अकॉर्डिंग ओनली 6% फार्मर ही बेनिफिट उठा पा रहे हैं एमएसपी का। और 2019-20 में ये भी देखा गया है, सिर्फ 3 स्टेट से, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, सिर्फ 3 स्टेट से ही 85% ऑफ वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्पैरिटी क्रिएट हो रहा है कि कुछ ही रिच फार्मर ही इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं एमएसपी का, या फिर गवर्नमेंट कुछ स्टेट से ही प्रोक्योर कर रही है। तो जब एमएसपी लीगलाइज हो जाएगा, लोग अवेयर हो जाएंगे, तो वो एफसीआई में ही सेल करेंगे, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हर स्टेट से ही प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो ये डिस्पैरिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि डेट बर्डन बर्डन जो है फार्मर का, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि एमएसपी अनाउंस होता नहीं है, या फिर अनाउंस होता है तो बहुत कम अनाउंस होता है। और कभी क्या होता है कि जो डिक्लेयर एमएसपी है उस पर वो मिल भी नहीं पाता है लोगों को, दे डू नॉट रिसीव द डिक्लेयर एमएसपी। इसकी वजह से उनको एश्योर्ड इनकम नहीं होता है, और डेट बर्डन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो उनकी लागत होती है क्रॉप ग्रो करने का, उनको उतना पैसा मिल नहीं पाता है, तो डेट इंक्रीज़ होता जाता है। अब जब एश्योर्ड इनकम होगी तो कहीं ना कहीं डेट भी रिड्यूस हो जाएगा। हमने अब एडवांटेज देख लिया है, अब देखते हैं कि अगर एमएसपी को लीगलाइज कर देते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमएसपी लीगलाइज होने के बाद कितने भी क्रॉप, कितना ही वॉल्यूम का क्रॉप एफसीआई में आए, गवर्नमेंट को खरीदना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स पर स्ट्रेन आएगा, और जो इसेंशियल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर करना है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में एक्सपेंडिचर करना है, कहीं ना कहीं इनका इन पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। फिर दूसरा चैलेंज ये आएगा कि जो भी अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता था एग्रीकल्चर पे, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करती थी, कोल्ड स्टोरेज बनाती थी, फार्मर को कुछ सपोर्ट करती थी, ट्रैक्टर्स देती थी, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी रिड्यूस हो जाएंगी। कैसे? अब प्राइवेट सेक्टर को पता ही है कि ये पर्टिकुलर क्रॉप एमएसपी के अंदर कवर है, वो कितना भी मॉडर्नाइजेशन ला दे, कितना भी इनोवेशन कर दे, रिसर्च कर दे, उन क्रॉप्स का प्राइस तो घटेगा नहीं, तो उनको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इसकी वजह से डिस्करेज हो जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में। ठीक है। अब तीसरा इशू क्या आएगा कि जो वाटर स्कैरसिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। ये वाला पॉइंट हम सेकंड स्टेज पे ही देख सकते हैं। इसके पहले वाला जो पॉइंट था हमारा इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम सेकंड स्टेज पे समझ सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। अब जो वाटर वाला पॉइंट है, इससे हम समझ सकते हैं कि किस टाइप ऑफ क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं, कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। तो यहाँ पास क्या होगा कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जैसे कि पैडी है, शुगर केन है, इनका एमएसपी काफ़ी अच्छा है और हाई है, और हर साल बढ़ता ही बढ़ता है। तो फार्मर कहीं ना कहीं ये वाली क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करेंगे। और जो दूसरी क्रॉप है, जो कि जैसे कि मेज है, तो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मिलेट्स है जैसे, वो उनको ग्रो नहीं करेंगे, और ये सारे इन्हीं क्रॉप्स को वो ग्रो करेंगे। तो हमारा वाटर स्कार्सिटी भी इंक्रीज़ होगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है निगलेक्ट ऑफ नॉन एमएसपी क्रॉप। हमने यहाँ पास डिफ्रेंशिएट किया था एमएसपी और नॉन एमएसपी क्रॉप। तो जब एमएसपी उनको अच्छा मिल रहा है तो नॉन एमएसपी क्रॉप क्यों ग्रो करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा, न्यूट्रिशनल जो आउटकम होगा वो भी हैम्पर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा फार्म एक्सपोर्ट है वो भी हैम्पर होगा। क्यों? जब एमएसपी लीगलाइज होगा और हायर होगा, तो जो फूड ग्रेन का प्राइस ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हमारा ज़्यादा होगा, तो हमारा प्रोडक्ट को ही क्यों कोई खरीदेगा? इसकी वजह से हमारा फार्म एक्सपोर्ट भी हैम्पर होगा कहीं ना कहीं। फिर नेक्स्ट इशू ये आएगा कि जैसे मैंने पहले स्टेज में समझाया हुआ था कि एमएसपी एक टाइप का सब्सिडी है। तो जब सब्सिडी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूटीओ में हमारा डिस्प्यूट भी इंक्रीज होगा। जो दूसरी कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है, इस बात को उठाएंगे डब्ल्यूटीओ में कि इंडियन गवर्नमेंट फार्मर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, और इसकी वजह से हमारे डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे। फिर नेक्स्ट चैलेंज क्या है? स्टोरेज और डिस्पोजल प्रॉब्लम्स है हमारे। अब स्टोरेज का प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस ही कर लिया है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा क्रॉप का, और गवर्नमेंट के पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत कम है, एक कैपेसिटी है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज का प्रॉब्लम भी आएगा। और फिर डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स जैसे कि नाइजर सीड है, सेसम है, सैफ्लॉवर है, इनका पीडीएस में डिमांड ही नहीं है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिस्पोजल प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट फेस करेगी। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट डिस्टॉर्ट होगा और इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस बढ़ेंगी। अब क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर कुछ क्रॉप्स को खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, उनका डिमांड ही नहीं है उतना ज़्यादा, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर खरीदेंगे ही क्यों? मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और मार्केट में बहुत अवेलेबिलिटी है, तो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा ही नहीं, प्राइवेट ट्रेडर खरीदेगा ही नहीं।
क्योंकि उनको ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है तो क्यों खरीदेगा वो। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा, फिर इनको क्रॉप खरीदनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट चैलेंज क्या है, सॉरी, कि फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, एमएसपी एश्योर हो जाएगा, एमएसपी का प्राइस भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से फूड का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट हम समझ सकते हैं अपने मार्केट वाले स्टेज में। और जिसके पहले वाला पॉइंट था मार्केट डिस्टॉर्शन वाला, वो पॉइंट भी आप इस स्टेज पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैलेंज हमारा क्या है कि रिस्क ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रॉप विथ लो यील्ड। अब इसको आप समझ सकते हैं एमएसपी और नॉन एमएसपी वाले पॉइंट पे आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं वे फॉरवर्ड की ओर। तो हमने वे फॉरवर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम एमएसपी को एज अ स्कीम समझेंगे, फिर ओवरऑल एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करेंगे। तो इसमें आप समझेंगे इनपुट आउटपुट मेथड के थ्रू ही इसको आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म में अपना वही एग्रीकल्चर वाला फ्रेमवर्क ही अप्लाई करेंगे। तो एमएसपी वाले को एज ए स्कीम समझते हैं। तो किसी स्कीम का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो एमएसपी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर का इनकम हमको इंक्रीज़ करना है। तो अब हम क्या करें कि आप पूरा जोर एमएसपी पर मत ही लगाइए, कुछ आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी देखिए। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को आप लाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि फार्मर के इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करे, दो तीन स्टेप उठाए। पहला स्टेप क्या हो सकता है कि आप मनरेगा को इम्प्रूव करो, मनरेगा का नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करो, उनका वेज इंक्रीज करो कुछ। और फिर हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं फार्मर का इनकम हैम्पर हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करे कि इंश्योरेंस स्कीम लाए, जैसे कि फसल बीमा योजना है उसको और प्रमोट करें, उसका अवेयरनेस इंक्रीज़ करें, उसके अंदर जो कवरेज है क्रॉप्स को और इंक्रीज़ करें। कुछ सोशल सिक्योरिटी लाए, जैसे कि हमारे कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं, बहुत पुअर फार्मर हैं, उनको आप कुछ डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र स्कीम लाएँ उनके लिए, जिससे उनका सोशल सिक्योरिटी नेट इंक्रीज़ हो सके। फिर क्या करें, क्रॉप्स का कवरेज इंक्रीज़ करें, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स जो भी एमएसपी के अंदर है उनको आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करिए, अचानक से एक साथ इंक्रीज़ मत करिए, आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करिए, जिसके और भी फ़ायदे हों, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए, उनका प्रोक्योरमेंट आप थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करें, जिससे हमारा डिस्ट्रेस सेलिंग रिड्यूस हो सके। फिर जो पेमेंट में डिले होता है उसको आप टाइमली करें, उसको रिड्यूस करें। जो एमएसपी का कैलकुलेशन है उसमें और सारे फैक्टर को आप इंक्लूड करें, आप सेंटर के साथ मिलके इस एस्टिमेशन को डिसाइड करें। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप स्कीम वाले कंपोनेंट में समझ सकते हैं। फिर आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म को समझेंगे हम अपने वही एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क से, वही प्रोडक्शन स्टेज पे जाएंगे, फिर वही मार्केट स्टेज जाएंगे, प्रोक्योरमेंट में जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले में जाएंगे। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो वे फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे हम, बैलेंस्ड एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट को लाना है, जिससे आप आराम से स्विच कर सके एमएसपी को लीगलाइज करने में। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले आप क्या करिए कि जो जो स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन है इसको आप इन्फोर्स करिए, एमएसपी का जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ करिए। तो आपको आसानी से फार्मर का इनकम आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे क्रॉप को आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो एमएसपी का क्राइटेरिया है उसको भी एक्सपेंड करिए, जो फार्मर अपने एजुकेशन में एक्सपेंड करता है, हेल्थ सर्विसेज में एक्सपेंड करता है, अब उन क्राइटेरिया को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वाला हम स्कीम वाले कंपोनेंट में अब समझ सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन एस्टिमेशन का मेथड है उसको एक्सपेंड करिए। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अब गवर्नमेंट पे ज़्यादा भार ना है, तो अब क्या एक स्कीम चल रही है एमपी गवर्नमेंट की, भावांतर भुगतान योजना। इसमें क्या गवर्नमेंट क्या करे, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट कर रही है। अब क्या होता है कि जब एफसीआई मना कर देती है कि हम और परचेज नहीं कर सकते हैं फार्मर से, तो फार्मर क्या करते हैं उसको जाके मार्केट में डायरेक्ट सेल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एमएसपी से बिलो प्राइस में उनको सेल करना पड़ता है। तो अब भावांतर भुगतान योजना में ये होता है, जो भी एमएसपी और मार्केट प्राइस में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली आपको पे करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकती है। फिर हमने ये देखा है कि इन्हेंसिंग फार्मर इनकम वाला पॉइंट हमने समझ लिया था कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम वाले पॉइंट में कि मनरेगा को करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, स्टोरेज फैसिलिटी। अब ये वाला पॉइंट आप देखिए, स्टोरेज फैसिलिटी वाला है। आप हम स्टेज पे दे सकते हैं अपने प्रोक्योरमेंट वाले स्टेज में, आप देख सकते हैं कि स्टोरेज फैसिलिटी आपको इंप्रूव करना है। फिर इसमें आपका मार्केट लिंकेज वाला भी है, तो आपको वह इन्वेस्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, फार्म टू मार्केट लिंकेज इंक्रीज़ करना है। तो ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो रिड्यूस करेगा और जो इम्प्रूव करेगा प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर। फिर क्या नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा जो हमने देखा था कि इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसमें आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वेस्ट करें, आपको देखना है पॉइंट। तो इसमें आप देखें क्या क्या करना है आपको, इसमें इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी है, इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्रीज़ करना है, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ करना है, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना है, इनोवेशन इंक्रीज़ करना है, क्रेडिट इंश्योरेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इनपुट वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आपको इनपुट वाले पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है, जिससे कहीं ना कहीं जो
रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए, और जो फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में प्राइस को लेकर वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। फिर आपको देखना है इम्प्रूविंग लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। तो हमने देखा है कि ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो होती है हरियाणा, पंजाब में भी, महाराष्ट्र में किसी रीजन में आप शुगर केन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, तो कहीं न कहीं आपको लैंड और वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करना है, वाटर कंजर्वेशन की ओर जाना है, ड्रिप इरिगेशन लाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। तो आप ये इनपुट वाले स्टेज पे इसको ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले स्टेज पे इसको कर सकते हैं, इरिगेशन अच्छे से करना है, इसको लैंड अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लैंड साइज़ की ओर देखना है, सॉइल का कंडीशन अच्छा रहे, ये सारी बातों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्या है, एम्पावरिंग फार्मर। तो हमने बात की हुई थी कि आपका प्रोक्योरमेंट स्टेज पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पास हमारे फार्मर भी उनके मेंबर होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करना है, फार्मर में इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है, एक्सेस टू मार्केट इंक्रीज़ करना है, तो जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और स्ट्रीमलाइन हो सके, फार्मर का इंटरेस्ट प्रमोट हो सके। फिर हमने ये इंश्योरिंग सोशल प्रोटेक्शन देख लिया था, स्कीम वाले पॉइंट में समझा था हमने इसको, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा सोशल सिक्योरिटी वाला। फिर हमारा नेक्स्ट है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में क्या है कि जब क्रॉप को आप मंडी में कोई खरीदता है, सेल करता है, तो वहाँ पास आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल देखने को मिल सकता है, करप्शन देखने को मिलता है, मार्केट डिस्टॉर्शन होता है, सप्लाई डिमांड में आप देखेंगे बहुत सारा इशू आता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन चीज़ों को भी फोकस करने हैं। तो आपको जब ओवरऑल पॉलिसी में आप लिखिए मार्केट वाले पॉइंट में, तो आप ये वाला पॉइंट वहाँ पास लिख सकते हैं कि ओवरऑल गवर्नेंस इंप्रूव करना है। फिर हमने ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप भी हमने देख लिया था, स्कीम वाले पॉइंट से समझ लिया था इसको। तो देखा हमने कैसे इजीली इतने सारे पॉइंट समझ लिए, जनरेट कर लिया। मैंने अभी यहाँ पास पॉइंट सारे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है कि जिससे आप मेहनत करो, आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करिए। आप ये फ्रेमवर्क को अपने कॉपी में लिखिए या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और इन पॉइंट्स को वहाँ पास शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करिए, या फिर 1 2 3 यहाँ आप मेंशन कर दीजिए, फिर आप 1 2 3 मेंशन यहाँ कर दिए, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आए, ज़्यादा क्लैरिटी आए और प्रैक्टिस आप कर सकें। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।